जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट बात करेंगे। पूरा फुल प्रैक्टिस सेट है जो आरआरबी एनटीपीसी से लिया गया है। तो रेलवे स्पेशल यानी एनटीपीसी के लिए स्पेशल है। टारगेट 100 में से 100 यानी 100 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो कैसा पेपर बनता है सारा का सारा देखेंगे और लेटेस्ट आपको जो प्रैक्टिस सेट चाहिए उसी हिसाब से ही है। और आपको पता है आपका टारगेट 28 दिसंबर है, ठीक है। और मैथ एंड जीएस क्लासेस कहने के लिए लगभग मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीने गुजर गए है ना। और समस्या ये हो रखी थी कि मैं इसका पासवर्ड भूल गया था और बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पीसी से और जगह से भी ये सिंग आउट हो गया था। तो फिर समस्या हो रही थी सिंग इन करने में, फिर बहुत परेशानी हुई। फिर इसके दौरान जो है इनके बीच में मैं एक अदर चैनल भी बनाया है ना, जो मैथ एंड रीजनिंग विद इजी वे करके है। तो उस पर भी अब काम करूँगा ही करूँगा और ये चलता रहेगा, ठीक है। आप उसको भी देख लेंगे और इस पर बने रहिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं होने चाहिए कि भाई फुल प्रैक्टिस सेट यानी मैथ्स रीजनिंग एंड जीएस आएगा, करंट अवेयरनेस मतलब। तो जीएस पोर्शन में देखिए ऐसा है, मैथ्स एंड रीजनिंग इज माय सब्जेक्ट एंड जीएस इज माय नीड। तो ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए, लास्ट तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। और हाँ, टाइम तो खर्च होने वाला है क्योंकि 1.5 घंटे का ये पेपर है और इससे अधिक खर्च हो सकता है ना 100 क्वेश्चन अगर यदि सॉल्व करेंगे हम लोग तो, ठीक है। क्योंकि हम लोग बात भी करते हुए चलेंगे, बाकी चीज़ें सारे समझते हुए चलेंगे, मैथ्स को रीजनिंग को लगाते हुए चलेंगे, अच्छे से समझते हुए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बात हम लोग करते हैं सो करेंगे, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए। जो सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, क्योंकि और वो लोग देख भी लेंगे, है ना। बाकी का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इधर उधर चलिए छोड़िए। भारत स्टेज और 4th वाहनों की बिक्री पर कब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक प्रतिस्थापित करने का आदेश दिया गया। यानी ये प्रतिस्थापित का थोड़ा सा सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा है, रोक लगाया गया था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2020 को ये रोक लगाई गई थी। यानी कि अब जो है जो BS4 टाइप की जो गाड़ियां हैं, ठीक है, BS4 यानी कि ये भारत स्टेज है ना, BS4 स्टेज की जो गाड़ियां हैं उन पे पूरी तरीके से बिक्री पर बैन लगा दिया गया 1 अप्रैल 2020 के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। और ये जो पास किया गया था, पारित किया गया था, ये जो है 28 अक्टूबर 2018 से, ठीक है। तो फिर ये अब फाइनली 1 अप्रैल 2020 से कंप्लीट हो गया है। अच्छा, 1 अप्रैल से कुछ आपको याद आ रहा होगा। तो 1 अप्रैल को जो है हम तो कहें तो पूरा वित्तीय वर्ष वहाँ से शुरू होता है ना। और 1 अप्रैल को ही रिजर्व बैंक की स्थापना भी हुई थी। तब वो रिजर्व बैंक नहीं हुआ करता था, है ना, वो एक प्राइवेट बैंक हुआ करता था। 1935 की बात है। 1935 में 5 करोड़ से स्टार्टिंग हुई थी उसकी। आज तो स्टार्टिंग में बहुत सारे अमाउंट लगाए जाते हैं। बाद में फिर आज़ादी के बाद जो है इसको एज अ सेंट्रल बैंक के रूप में मान्यता दे दी गई। इसमें क्या है, मरकरी मार्स प्लेनेट, तो इसको बनाना तो ये रीजनिंग है ना। तो देखिए प्लेनेट के अंतर्गत ये दोनों आएंगे और ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, तो करेक्ट आंसर ये होगा, है ना। अच्छा, इससे क्लियर एक चीज़ है, अच्छा बुध तो सबसे छोटा है ना, सबसे दूरी के हिसाब से पहले नंबर पे भी आता है। अच्छा, मंगल के पास 2 सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट में देखिए डीमोस और फोबोस। डीमोस जो है इसमें पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, याद रखेंगे। फोबोस ये दूसरा वाला है, तो इसको दोनों छोटे ही हैं मंगल के। तो डीमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह है। और अच्छा, सबसे बड़ा की बात कर लें तो सबसे बड़ा उपग्रह जो हो जाएगा आपका गैनीमीड होता है। गैनीमीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जुपिटर का, ठीक है, बृहस्पति का। और जब एक चीज़ ध्यान देंगे कि अब जो है सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वाला जो ग्रह बन गया है शनि बन गया है, ठीक है। और आंकड़े बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन पहले उसके पास 62 थे, अब बढ़ गए हैं लगभग 24-25 के आसपास कुछ इसी हिसाब से ऐड किए गए हैं। इतना क्लियर नहीं मुझे, लेकिन हाँ
67 थे उसके पास, अभी इसमें मैं देखा नहीं हूँ ना। तो फिलहाल आप लोग कमेंट करेंगे कि इसमें सेप्टेम्बर में कितने सैटेलाइट वर्तमान में हो चुके हैं। क्वेश्चन एक सेट में मिला था तो उसमें था कि भाई सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, तो शनि। ठीक है, अब जुपिटर का खेल खत्म है इस मामले में, बाकी सब सेम है। अरुण के पास 27 ही हैं और वरुण के पास 13 ही हैं। ठीक है, तो चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में संपन्न चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? थोड़ा सा ये ओल्ड हो गया क्योंकि भैया कमलनाथ को रिजेक्ट फीस कर दिया गया, अब ये फिर से मामा जी ही बन गए हैं, अर्थात हम किसे कहते हैं मामा जी, शिवराज सिंह चौहान जी को, है ना। तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, तो याद रखेंगे इसको। और इसरो द्वारा निर्मित अब तक के सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 का प्रक्षेपण करने वाला रॉकेट है। तो ये रॉकेट पूछ रहा है तो कौन सा है? तो GSAT-11 जो है सबसे भारी सैटेलाइट है और उसका जो प्रक्षेपण किया था उसका नाम है आपका GSLV VD3। और ये भार में हम बात करें तो कितना भार, तो 5.8 और 5.4 किलोग्राम भार इसने वहन करी थी, है ना। तो ये याद रख लेंगे, फिर आगे बढ़े। यदि नंबर 3, 6, 7, 11, X 15, 19, 20, 25, 28 आरोही क्रम में हैं, ऑलरेडी हैं, उनकी माध्यिका 13 है, तो X क्या है? तो देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये जो है 10th स्टैंडर्ड में मिलता था, ठीक है। तो माध्यिका बराबर होता था, क्या होता था भाई, हाफ nवां पद प्लस n+1 वां पद। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग रहेगा, ये प्लस यहाँ रहेगा, हाफ nवां प्लस हाफ n प्लस 1 पद बाई 2, ये होती है माध्यिका। माध्यिका दे रखा है 13 और n टोटल कितने भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है, तो 10/2 और प्लस 10/2 प्लस 1, है ना, बटे 2। तो ये तो डिवाइड हो गया 5, इसको एलसीएम लेंगे 2 1 2, 2 12 हो जाएगा, तो इसका 6। तो हम लोग देखते हैं 13 बराबर पांचवा पद 1, 2, 3, 4 यही ज्ञात करना होगा, तब x का मान ही ज्ञात करना है। तो x और प्लस छठा पद कौन सा भाई, 15/2, 13 दूनी 26, ये 26 हो गया और 15 घटा लेंगे, तो 26 में से यदि हम 15 घटाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 11। करेक्ट आंसर 11 है। इसको थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप भूल रहे होंगे, है ना, तो इसको मेमोराइज कर लीजिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो पंडित मोतीलाल साहब, जवाहरलाल, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें करेक्ट आंसर जो हो जाएगा महात्मा गांधी। अब यदि इसमें पिंगली वेंकैया देता तो थोड़ा सा ये टफ बन सकता था ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू पे जाएंगे लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। देखिए महात्मा गांधी ने राय दी थी पिंगली वेंकैया जी को। पिंगली वेंकैया ने कौन है भैया? ये हैं भारत के झंडे को निर्माण करने वाले व्यक्ति, यानी बनाने वाले। हम कहें तो इनकी अध्यक्षता में झंडे को बनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को। और ये जो है एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था विजयवाड़ा। वो विजयवाड़ा अधिवेशन में गांधी जी ने उनको राय दिया। पहले वो देखिए, पहले दो ही रंग ले रहे थे, वो लाल और हरा। तो गांधी जी ने कहा भाई ऐसा मत करो, तुम सफ़ेद भी ले लो और चरखा भी। तो चरखा भी लगाया गया उनका, और ये बाद में फिर ये परिणित होकर के चक्र बन गया, चक्र, ठीक है, 24 तीलियों वाला, है ना। और झंडे को, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया ये भी याद रखेंगे, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। ये कौन सा 47 है यार, मजाक मजाक में, 1947 को, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को अपनाया गया। और ये वर्तमान स्वरूप है आज जो चल रहा है। तो आज केसरिया, सफ़ेद और क्या है, हरा रंग।
अच्छा, तो कितने रंग होते हैं ये भी पूछ लेता तो हम कहेंगे 4 रंग होते हैं। कितने रंग? 4 रंग। आप कहेंगे आप 3 ही तो रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो बीच में तीलियां है ना उसका नीला रंग होता है। सब नॉर्मल लोगों को ऐसे नॉर्मली पता होता है, लेकिन चलिए ये भी एक पता चल गया कि पिंगली वेंकैया जी का क्या रोल था, है ना। पिंगली वेंकैया जी ने क्या किया भाई, झंडे को बनाया था। अब चलते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में तीन नए खोले जाने वाले एम्स में सम्मिलित स्थल नहीं है। अच्छा, एम्स खोला गया है और कहाँ पर? सांबा, पुलवामा, राजकोट, श्रीनगर। तो सांबा और पुलवामा जम्मू कश्मीर में है, दोनों जगह खोला गया है। राजकोट गुजरात में, यहाँ भी खोला गया, लेकिन श्रीनगर में नहीं खोला गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा यही होगा। ठीक है, एम्स खोला गया है। उसके बाद हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो ये तो क्लियर है कि कई कई साल पुराना पूछ लेगा। ठीक है, तो एक मिनट, तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, 2018 में भारत की रैंकिंग पूछ रहा है। तो देखिए इसमें जो है 180 देश और सम्मिलित किए जाते हैं। तो उनमें से 2018 में, देखिए 2020 का तो अभी नहीं आया है, क्योंकि ये जनवरी के माह में ये रैंकिंग जारी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार किसका क्या है ना, ऐसा। तो फिलहाल मैं पहले इसका आंसर बताऊं 2018 का। देखिए 1-2 साल पुराना, 2.5 साल पुराना तो पूछना है, तो आम बात है इसके लिए, है ना, नॉर्मली पूछेगा ही पूछेगा। तो उस समय 2018 में जो है भारत की रैंक जो है 78वें नंबर पे थी। यदि हम लोग बात करें 2017 की, 2017 में भारत की रैंक 81 थी, है ना। और अब चूंकि हमारे पास जो आंकड़े हैं 2019 की, तो 2019 में भारत की जो रैंक आई है वो फिर से 80 नंबर पे ही आई है, यानी कि वापस जो है खिसक गई है। और सबसे भ्रष्ट जो हो जाएगा सोमालिया। ठीक है, सोमालिया जो है सबसे भ्रष्ट देशों में है। 80 नंबर पे चाइना भी है। ठीक है, 2019 का। तो 2019 का रैंकिंग जो है 2020 में, जनवरी के 20 में आती है, फिर अब 20 का जो आएगा 21 के जनवरी माह में आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को याद रखना है कि 19 का कौन सा हो जाएगा भैया, 80 नंबर पे भारत है। ओके, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किस देश के राष्ट्रध्वज को यूनियन जैक कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसमें लगा हुआ है पहले से ऑलरेडी, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बात है कि अब देखिए झंडे के नाम पे भी क्वेश्चन बन रहे, झंडे, राजधानियाँ, है ना। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बनेंगे, तो उसको भी अभी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 17वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर अशोक चक्र से सम्मानित होने वाले व्यक्ति, इसको तो याद रखिए। 17वें पे जो अशोक चक्र से सम्मानित, अशोक चक्र जो होता है शांति का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। ठीक है, तो इसके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे नज़ीर अहमद वानी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, नज़ीर अहमद वानी 17वें गणतंत्र दिवस पे। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना एक जनपद एक उत्पाद, है ना, के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो इसमें हो जाएगा 250 करोड़। ठीक है, 250 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है एक जिला एक उत्पाद के लिए, है ना। तो ये 2019 और 20 में ये चीज़ें स्टार्ट करी गई थी, यानी कि वर्ष है। उसके बाद एक अर्थपूर्ण तार्किक अनुक्रम में निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था करें और विकल्प से सॉरी उचित संख्या का अनुक्रम चुनें। और देखिए इसमें 2 चीज़ें होती हैं। देखिए फर्स्टली आपको क्या करना होता है कि आप जो है नेचर तरीके, आप दूर से देखिए, नेचुरल तरीके से आइए वापस, है ना, इधर से नहीं, नीचे से ऊपर की ओर नहीं। आप समझिए कि मान लीजिए आप एलियन हैं, ये तरीका मैं बता रहा हूँ सटीक होने का, वापस भी होता है ना। तो आपको आपका ग्रह भी दिख रहा होगा, है ना। तो ग्रह में फिर हम जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो दिखेंगे, कंट्रीज दिखेंगी, है ना। तो फिर उसके बाद उसके अंदर स्टेट होंगे, स्टेट में फिर ये छोटी छोटी चीज़ें, यानी ऊपर से नीचे की ओर। तो इस तरीके से भी हो जाएगा। और आप इसमें ऑप्शन में भी चेक कर लेंगे कि भाई नीचे से ऊपर तो नहीं जा रहा है। तो इस हिसाब से सबसे जो बड़ा होगा वो देश होगा 4 नंबर पे कोई है क्या? है
तो ठीक है, इसको बनाते हैं। देखिए सबसे अगर वह उस क्रम से हम बनाएंगे तो वापस पलट भी लेंगे अगर ऐसा होगा तो। 4 नंबर पे उसके बाद राज्य आएगा, और राज्य के बाद आ जाएगा जिला, और जिले के बाद आपका बनता है खंड, ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक और पंचायत, ब्लॉक बड़ा होता है तो ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद फिर बन जाएगा पंचायत, तो पंचायत, उसके बाद गांव। ठीक है, पंचायतें होती हैं जैसे प्रधान, ग्राम प्रधान वगैरह होते हैं। तो ये क्रम है। देखिए ऐसा 4 के बाद ये डिस्टर्ब हो गया, ये गलत हो गया, तो इसको हम वापस भी देख लेंगे। 3 5 1 6 2 4 ऐसा वाला भी है क्या कहीं? तो 3 5 1 6 2 4 ये वाला है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से करेंगे। आपको प्रेफरेंस पहले उसी को देना है। किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर की दूरी, देखिए ऐसा कोई ऊंचा टावर है। ठीक है, एक इमारत के आधार का अवनमन कोण, यानी वहां से देखा जा रहा है तो कोई इमारत होगी, उसकी अवनमन कोण कितना भैया? अवनमन कोण 30 है। ठीक है, अवनमन कोण 30 है। टावर की ऊंचाई कितनी है? टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, और मीटर 30 मीटर की दूरी पर है, ये होगा 30 मीटर। ठीक है, अवनमन कोण ये 30 है तो ये भी 30 ही होगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं से इसको लगा लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 10 30 इज इक्वल टू h/30। तो 10 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h/30। इसको सॉल्व करेंगे तो 10√3 इधर आ जाएगा, ये 3 कट जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा भाई? 10√3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर पहला वाला है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नव विज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? तो इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी जंतु संग्रहालय, और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। तो ऐसा नाम से लग रहा है कि सेंस आ रहा है ना, तो फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होएगा वो यही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या दे रखा है भाई? 10 अल्फा बराबर √2 + 1, तो 10a और cot a। तो ठीक है भाई, इसका वैल्यू रखिए 1 + 1 √+1, और माइनस cot का है तो इसका 1/, कर लेंगे ना, इतना हम लोग इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर में स्क्वायर -1 बाई √2 + 1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 और फिर +2 √2 और -1, वो वाला ये कट जाएगा, 2 कॉमन ले सकते हैं आप सॉरी खांसी। 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या भाई? यहाँ पे √2 + 1 और नीचे √2 + 1 ही है, खत्म कर दीजिए, सिर्फ आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, अमेरिकी इतिहास में राष्ट्रपतियों के सबसे प्रसिद्ध भाषणों में से एक द गेटिसबर्ग एड्रेस है, उस अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताएं। द गेटिसबर्ग एड्रेस जो है भाषण हो जाएगा अब्राहम लिंकन का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अब्राहम लिंकन होंगे, है ना, जब गृह युद्ध वगैरह चल ही रहा था। समांतर श्रेणी AP 20 18 माइनस का सब है 16, ऐसे करते करते 21 पदों तक योग निकालना है। इसका 21 पदों तक का निकालना है डायरेक्टली। तो देखिए मैं इसका फार्मूला बताता हूँ, SN = ½ और 2A + n - 1 × D, ये यूनिवर्सल है, याद रखिए। ठीक है, और एक होता है ½ n + 1, ये जो होता है ना, जब डिफरेंस 1 हो तब सही होता है। डिफरेंस 1 हो तो डायरेक्ट इसी से निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास देखिए n क्या है? 21/2, और प्रारंभिक पद क्या है भैया? -20, तो 20 दूनी 40, माइनस का 40 और प्लस यहाँ पे n - 1, तो n कितने? 21 में से 1 घटा लेंगे तो बचेगा 20, और d कितना? डिफरेंस कितना है भाई? और डिफरेंस प्लस का 2 है। देखिए इसमें 2 जोड़ेंगे तो -18 आएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो -16 आएगा। बात समझ में आ रही है? +2 ऐसे करेंगे तब आएगा, ये घट जाएगा, तो आ रहा है ना, इस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
2, तो 20 दूनी 40 डायरेक्ट कर लें। चलिए अच्छा एक बार और आगे बढ़ लेते हैं। 21/2 और 20 दूनी 40 से 40 और 40 जीरो हो गया, गुणे जीरो। तो जीरो से गुणा कराइए भाई साहब, सब क्या हो जाएगा, सब जीरो ही हो जाएगा। अब कंबाला, कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ एक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है। तो कंबाला जो है इसमें देखिए कर्नाटक है करेक्ट आंसर, ठीक है। कर्नाटक के कन्नड़ जिले में मनाई जाती है ना, जो आपके नवंबर दिसंबर से लेकर के मार्च अप्रैल तक चलती है, ठीक है। और ये जलीकट्टू नहीं है, ठीक है, ये अलग है कंबाला, ये याद रखेंगे। सार्क के सदस्य देशों के और किस भाग के हैं, यानी कि किस भाग के सार्क के सदस्य देश हैं। तो ये तो एशियाई है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, भारत, ये सब हैं। तो सब साउथ एशिया वाले हैं, तो करेक्ट आंसर साउथ एशिया होगा, है ना। तो और इसकी जो, इसका जो मुख्यालय है काठमांडू में है, ये भी याद रखेंगे। और मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि इसमें दिक्कत हुई थी, सार्क की बैठक नहीं हुई थी, भारत ने मना कर दिया, भारत ने मना किया तो म्यांमार, अब बांग्लादेश, इन सब ने भी मना कर दिया। तो शायद क्वेश्चन पूछ ले, है ना, तो थोड़ा डीप में भी जाके पूछ लेता है। तो दक्षिणी एशियाई और क्षेत्रीय सहयोग सार्क का शॉर्ट फॉर्म है, और इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1885 को, सॉरी 1985 को ही थी, है ना। इसमें कौन कौन से देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव और भूटान, ठीक है। आगे हम लोग बात करें नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी के की भुजा 6 सेंटीमीटर है, यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, यानी कि इतने बिंदु से भुजा वाला। कुछ देखिए यहाँ पे भाई डायग्राम समझना बहुत जरूरी है, और ये सवाल अच्छे सवालों में गिनती आएगा भाई, इसको ध्यान दीजिए। वो बोल रहा है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, और इसके कोनों पर 1 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली क्या बन रही है, एक वृत्त बन रहा है। तो यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ पर भी बनेगा, और इनसे एक मिनट, इनके केंद्रों से जो बन करके एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, उसकी भुजा पूछ रहा है कि नहीं। तो उसकी भुजा कैसे बता पाएंगे, जब हम ये वाली घटा लेंगे, ये घटा लेंगे, ये घटा लेंगे, ये घटा लेंगे, तो ये इसका हम पता लगा पाएंगे, है ना। तो इसके लिए देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी इतना 1 सेंटीमीटर ही होगा इधर वाला, और ये भी 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ऐसा 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये कितना डिग्री का था, 60, तो इसके बीच में कितना हो जाएगा, 30 और 30 का, ठीक है। तो 30 डिग्री हो गया, ये एक है, और इधर क्या है, इधर तो हमें निकालना ही है, तो मैं डायरेक्टली इसको लगाऊंगा 1030 इज इक्वल टू कोई भी एक आधार जो हो जाएगा 1 प्लस, अभी एक्स्ट्रा निकलेगा जो ये वाला, ये आधार मान लेंगे, और ये लंब है, लंब की जो मान है 1 है, और तो 1 बटे इसका मान लेते हैं x। तो 1030 की वैल्यू क्या होती है भाई, √3 बराबर 1/x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3, है ना। तो ये जो लंबाई हो गई वो 1 में जोड़ लेंगे, तो √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। जब इतना हो गया और इतना इधर हो गया, √3 + 1, है ना। तो आगे और हम क्या कर सकते हैं भाई, लेकिन इसको हम क्यों जोड़ेंगे, इसके बीच का निकालने के लिए बोल रहा है, कितना समबाहु त्रिभुज, कितने भुजा वाली समबाहु त्रिभुज बनेगा, है ना।
तो वृत्त के केंद्र के बिंदु पथ से बने समबाहु त्रिभुज निकालना है। तो यानी कि इसमें से पूरे 6 में से हम घटाएंगे और किसको किसको घटा लेंगे हम। अच्छा ठीक है, ये वाला हमें घटाना है, ये यहाँ से जो ब्लॉक बन रहा है, यहाँ से जो ब्लॉक बन रहा है, वही तो हम बता पाएंगे, ऐसे नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो है हमारा वो और ये ठीक है। तो इन सब की वैल्यू जो हो जाएगी हम लोग निकालेंगे। तो ये 1√3 और इधर वाला 1√3, तो ये टोटल √3 2 √3 हो गए, है ना। और ये 6 में से घटा लेंगे तो 6 - 2 √3 और कामन ले लेंगे हम लोग 2, ठीक है, 2 कामन ले लेंगे तो 2 2 6 -3 √3, तो इतना होगा। नहीं तो ये देखिए ये वाला है, और ये थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है भैया, इसको आप लोग और ध्यान रख लेंगे। ये थोड़ा सा ये बेहतर टाइप का क्वेश्चन है ना। तो इसको ध्यान रखिए, इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो ये मेरिट यही बनाएगा। जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग BOD निम्नलिखित में से किसकी माप करता है। तो BOD किसकी माप करता है भाई, जैव पदार्थ के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन, जल में घुलने वाले कण, हवा में घुलने वाले कण, हवा में सूर्य का स्तर। इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये वाला पहला लग रहा है सही है, जैव पदार्थ के ऑक्सीकरण के दौरान। तो देखिए रासायनिक ऑक्सीजन मांग है ना, तो देखिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो हो जाएगा जैव पदार्थ के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की गई ऑक्सीजन, ठीक है। तो उसके द्वारा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन को हम लोग कहेंगे। और ये क्या है भाई, ये तो है बढ़िया वाला सवाल, और ये आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करना है तो x² और ये हो जाएगा x की वैल्यू, और ये हो जाएंगे सारे के सारे हम लोगों के c। तो ऐसा करते हैं, इसमें फटाफट पहले हम लोग लगा लेते हैं विविधीकरण वाला सूत्र, ठीक है, तभी कुछ आगे बात बन पाएगी। तो हो जाएगा क्या, b² - 4ac = 0। यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। तो फटाफट इसका वैल्यू हम लोग रख लेंगे। सॉरी थोड़ी कोल्ड हो रखी है। तो b² रखिए भाई, b² की वैल्यू इतनी है, तो इसको रखिए यहाँ पर -3a + 1 का सब पे होल स्क्वायर, और -4a की वैल्यू कितनी है भाई साहब। तो एक चीज़ गड़बड़ हो गया, हाँ ठीक है, a की वैल्यू तो 1 है, और c जो है सारा का सारा इतना है, गुणे 2a + 2a, यार यहाँ क्या है, माइनस है, देखो ये इसमें छिप गया, माइनस है, ठीक है, -11 = 0, ये ध्यान देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 9 + का 9a और प्लस का 1 और 3 दूनी 6, 6a, ठीक है, प्लस का 1 और 3 दूनी 6 माइनस का 6a, ये a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग गया। इधर हम गुणा करेंगे 4 × 4 माइनस का ये 4 दूनी 8 माइनस का 8 है, और प्लस का ये प्लस है, तो 4 दूनी 8, ये भी माइनस का, ये 2a + 2a क्या है यार, नहीं स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 8a और प्लस का 4 = 0, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये 6a है और ये 8a है, तो माइनस का 8a² माइनस का, और ये माइनस का, तो ये 8 × 6 = 14, 14 में से 9 घटा लेंगे, बचेगा माइनस का 5a, इतना ही तो है। उसके बाद जो हो जाएगा 4 और 1 5 = 0। अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। यार ये स्क्वायर नहीं रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर तो स्क्वायर है ना, तो घट जाएगा, ठीक है, ये स्क्वायर है तो घट जाएगा, और 9 × 6 = 14, सॉरी 8 × 6 = 14, ये हो जाएगा 14, यहाँ पे स्क्वायर था, तो यहाँ पे सिर्फ a² बचेगा,
और इसके बाद क्या हो जाएगा भाई 5, ठीक है। तो ए स्क्वायर 14 और 5 है। अरे यार मैं भी सोच रहा हूँ क्यों सॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ पे 11 था भाई, तो 11 चक्कू 44 है, 44 में आप एक जोड़ेंगे तो 45 होगा। अब 14 बचा है, 45 लाना है, तो 9 पचे 45 होगा। और आपको लाना होगा ये वाला, और ये भी माइनस का ही होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेकिन प्लस का है तो ठीक है, दोनों माइनस के ही होंगे। तो 9 और 5 दोनों आंसर आएंगे सॉल्व करेंगे तो हम लोग। तो 9 और 5 दोनों आ सकता है, ये करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में जगह ना होने की वजह से ब्रैकेट के चक्कर में वो भी छिप जा रहा है। हाँ देखिए इसमें क्या कर रहा है भाई, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, हाइड्रोजन गैस स्थिति में। अच्छा दोनों स्थिति में है। क्या पूछ रहा है, केवल केवल तर्क 2 सही है, केवल तर्क 1 सही है। तो यार ये दोनों स्थिति में हो सकता है, इसमें तो दोनों लिख रहा है, तो इस हिसाब से तो या तो ये कोई भी हो सकता है, या तो लिक्विड फॉर्म में होगा या तो सॉलिड होगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा समय लगता हो। कृष्णा को वास्तविक गति की किलोमीटर प्रति घंटा में वास्तविक पूछ रहा है। तो ये जो भाई साहब हैं एक्चुअल गति से जब चलेंगे तो ठीक ठाक टाइम से पहुंच जाएंगे, लेकिन जब ये अपनी गति से 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया इन्होंने, तो इन्हें 5 घंटे ज़्यादा लग गए। तो हमें समय बराबर कराना है। इधर 5 घंटे लिखिए, देखिए समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी ये है, और जो चाल जो अब बढ़ के इनको लग रही है, मान लेते हैं वो चाल x थी, तो x माइनस 3 माइनस आप करेंगे चाल तो ये समय ज़्यादा आएगा, बट माइनस 90 बटे x, यानी कि ये इनकी एक्चुअल चाल है। एक्चुअल चाल से इन्होंने ज़्यादा मतलब स्लो चलना इन्होंने शुरू किया है ना, इससे तो इनको ज़्यादा टाइम लगेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, दूरी बटे चाल जो कम चाल वाली होगी उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसको घटाएंगे तो जो हमारा टाइम एक्स्ट्रा हो रहा था वो घट के बच जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, और ऊपर हो जाएगा। अच्छा इसको कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं थी, अभी कट ही जाता, ऐसे कॉमन नहीं रखिए। तो हो जाएगा 90x, और यहाँ पर माइनस का 90x माइनस 27, लेकिन माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का होगा, ठीक है। बराबर 5 ही रहेगा। तो द्विघात समीकरण बनवा ही रहा है, तो गुणा करा लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो इधर 5 से गुणा कराएंगे चूँकि ये बटे में, तो 5x स्क्वायर और 15 हो जाएगा इधर, और बराबर उधर क्या है भाई 9 और 9, ये तो कट गया। ये कट गया, ये 270 इधर बचा हुआ है, 270 को भी इधर ला लीजिए, या इसको सॉल्व करना थोड़ा छोटा करना तो कर लीजिए। 5 से कम 5, 5 से 15, 5 25 और 5 चक्कू 20। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इधर माइनस 54 बराबर 0। तो इसको सॉल्व करिए तो माइनस का हमें 3 ही लाना है और 54 लाना है माइनस का ही। तो किस तरीके से 9 छक 54, ठीक है, 9 छक 54 है, तो माइनस का 9 रखिए, यही x बराबर 9 लाएगा, तो करेक्ट आंसर इसमें 9 होगा, ठीक है। इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 और 6 में होगा, ठीक है। तो ये वाला तो माइनस का आ जाएगा x बराबर, तो वो होगा नहीं, प्लस का जो आएगा वही आंसर होगा ना। तो एक्चुअल इनकी चाल महोदय की 9 किलोमीटर प्रति घंटा रही है। एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया जाता है क्या कहलाता है, तो सब कहते हैं नेशनल पार्क, ठीक है।
नेशनल पार्क कहते हैं। सबसे पहले हेली नेशनल पार्क का निर्माण हुआ था और उत्तराखंड में ना, अब तो जिम कार्बेट कहते हैं उसको। किसी लंबवर्ती शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई से आधी है। तो ऊंचाई जितनी है उतनी ही त्रिज्या का, यानी ऊंचाई जो है 2r है, बस r के फॉर्म में रख लेते हैं। शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का अनुपात कितना है? अच्छा, दोनों का आयतन बराबर है, गोलार्ध का भी इसका भी, तो अनुपात निकलवा रहा है। तो अनुपातिक मान निकालना है तो डायरेक्ट निकालिए। और पहले क्या है, शंकु है 1/3 पाई r स्क्वायर, और h भी क्या है भाई, 2r ही है। इसका हो जाएगा 2/3 अर्धगोलाकार है जो ठोस है पाई r3, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, इस 3 से ये 3 कट गया, और ये सारे के सारे कट ही गए यार, 2 से 2 भी कट गया, 1:1 आ जाएगा, ठीक है। बस रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। तो रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण किया था इन्होंने 1947 में, है ना। और मैकमोहन रेखा भारत और चाइना के बीच में है, डुरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच में है। ये सब पूछता है, ठीक है। आगे चलिए, लिखा है मशीनी भाषा वह है जिसमें सर्वप्रथम क्रमादेशों को लिखा गया, ऐसा कुछ है नहीं, एकमात्र भाषा जो कंप्यूटर समझता है, यही करेक्ट आंसर है। आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ये गलत हो रखा है, तो ये सब होंगे भी नहीं। पढ़ लेते हैं। एक प्रकार के कंप्यूटर की भाषा जो दूसरे प्रकार के कंप्यूटर की अल्पकालिक मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील है, यह अधिक खर्चीली है, इसकी क्षमता कम है, यह प्रोग्राम योग्य है। करेक्ट आंसर यह परिवर्तनशील है, ठीक है, इसलिए शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए यूज़ किया जाता है रैम को। दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि 3.5 घंटों में पूरी की जाती है। तो गति 8 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया जाए तो कितना समय बच जाएगा? तो इनको जो है समय बचाना है। 62 किलोमीटर जो है किसी चाल से चला गया, है ना, तो जब मान लेते हैं वो x चाल से चला जा रहा है, तो ये जो है इसमें जो है x चाल से चला जा रहा है, तो उसको कितने लग रहे हैं भाई? 3.5 घंटे लग रहे हैं, है ना, 3.5 घंटे लग रहे हैं। और जो अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा जो है बढ़ाया जाएगा, है ना, तब उसका जो टाइम होगा वो कुछ ना कुछ तो कम होगा भाई, सीधी सी बात है। दूरी तो सेम ही रहनी है, दूरी में कोई चेंजेस होना नहीं है ना। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा भाई? इसको हम लोग डायरेक्ट लगाते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? चाल तो हम लोग निकालेंगे ना, दूरी बराबर चाल गुणे समय होगा। नहीं यार, दूरी तो निकालना है, ठीक है, दूरियां सेम है, ये चाल ही है, ये चाल दे रखा है, वही सोच रहा हूँ। दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल है इतना और समय कितना भाई? 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/2। तो इसको डिवाइड करिए, डायरेक्ट आ जाएगा दूरी। तो 2 3 6 और 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, 7 3 21, तो 217 किलोमीटर की दूरी है। अब उसको अब आप क्या करेंगे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ाएंगे, तो 217 अभी भी रहेगा दूरी, और बटे चाल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे, तो पहले इसको देख लीजिए कितना ये हो रहा है, ये मिनट में घंटे में आएगा। तो 7 3 21, 3 घंटे, 7 3 21, 270 और गुणे 7, यानी कि गुणे नहीं है, मतलब सही बटे में 70, इतना ही आएगा, गुणे 60। तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे तो 6 मिनट, 3 घंटा 6 मिनट, 3 घंटा 6 मिनट, ठीक है। तो ये जो 6 मिनट है वो वाला हमारा टाइम बचा हुआ है, आधे घंटे में से घटा लेंगे तो 24 मिनट आ जाएगा।
ठीक है, इतना हमारा टाइम कम हो गया। कंपनी एबीसी की बिक्री कैसी रही ये बताना है। कंपनी एबीसी ने 75,000 साबुन 70 रुपये प्रति नग के हिसाब से बेचे। उत्पाद के क्षेत्र में एबीसी के पास कोई दूसरा उत्पाद नहीं था। तो कंपनी की बिक्री हमें बतानी हो तो हमें एक से ही काम चल जाएगा, दूसरे की तो कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, इसका कोई रिक्वायरमेंट कोई भी नहीं है। तो इसके लिए हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा भाई? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहाँ है? उचित जवाब देने के लिए केवल एक अकेले पर्याप्त है, जबकि दो अकेले पर्याप्त नहीं है।